हेलो एवरीवन, ये है अपोप्टोसिस वाले वीडियो का पार्ट सेकंड। अभी तक हमने अपोप्टोसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इसके कॉजेज़ को जाना, मॉर्फोलॉजी देखी और इसके दो मैकेनिज्म में से इंट्रिंसिक मैकेनिज्म हमने अभी तक देखा। जो इसका इंट्रिंसिक पाथवे था, इसके दो मैकेनिज्म थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। उसमें से अभी तक हम इंट्रिंसिक देख चुके हैं। अब बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे की। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम सपोज करते हैं हमारा ये क्या है, सेल है और इसका हमें अपोप्टोसिस करवाना है। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमें कुछ रिसेप्टर दिखने लग जाएंगे और उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर्स। अगर इसकी मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इससे कुछ ना कुछ आके बाइंड भी होगा। तो इससे क्या आके बाइंड होता है, टी लिम्फोसाइट। तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट है यहाँ पे आके इससे बाइंड कर जाएंगे। और टी लिम्फोसाइट का भी कौन सा पार्ट, तो इनकी सरफेस पे कुछ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट लिगेंड। तो किसी भी सेल की हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे से अपोप्टोसिस करवाना है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम कुछ रिसेप्टर दिखा देंगे। वो रिसेप्टर क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर। और उनसे आके कौन बाइंड करेगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का भी कौन सा पार्ट, फास्ट लिगेंड ऑफ लिम्फोसाइट। अब जैसे ही ये आपस में बाइंड कर जाएंगे वैसे ही हमारी जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगी। एंजाइम कौन सा था, कैस्पेज। कैस्पेज के भी दो पार्ट, इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर। तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, इसका इनिशिएटर वाला पार्ट। उससे पहले एक और बात, जो फास्ट लिगेंड और इसके डेथ रिसेप्टर कंबाइन होके बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन क्या है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FADD। ये क्या है, जब फास्ट लिगेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डेथ रिसेप्टर से बाइंड कर गया। अब यहाँ से हमें एक्टिवेट कराना है कैस्पेज एंजाइम। लेकिन जो सेल होता है ना, उसके अंदर कैस्पेज किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अपने प्रो फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। तो यहाँ प्रेजेंट है प्रो कैस्पेज और इनिशिएटर में कौन सा वाला, 8th वन। अब इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 8 के अंदर, जो कि क्या है, इनिशिएटर। अब इनिशिएशन हो चुका है तो इसका एग्जीक्यूशन भी होना ज़रूरी है। तो वो कौन कराता है, कैस्पेज 367। और इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। और एक बार इसका कैस्पेज एग्जीक्यूशनर एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद इसका अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसके मैकेनिज्म के दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक्टिवेशन और एग्जीक्यूशन, दो मेथड से, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम देखते हैं कि इसका जो थर्ड स्टेप है, रिमूवल ऑफ डेड सेल, वो कैसे होता है। तो ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि वे हर किसी सेल का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिससे हम बता सकें कि अपोप्टोटिक सेल है और इसी का हमें फैगोसाइटोसिस कराना है। तो वो भी होता है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट चीज़ होती है जो कि सिग्नल करती है कि इसका फैगोसाइटोसिस होना है, वो है एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइल सीरीन। अब जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है ना, जैसे कि ये हमारा सेल है ना, तो नॉर्मली इसके अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इसका एपोप्टोसिस कराना है तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये सिग्नल करेगा कि हमारा एपोप्टोसिस करो, सॉरी फैगोसाइटोसिस करो। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट एट द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्स फ्रॉम इनर टू आउटर मेम्ब्रेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेटिडाइल सीरीन फ्लिप। तो एक तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइल सीरीन। दूसरा क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स। तो जिस सेल का हमें फैगोसाइटोसिस कराना है ना, वो कुछ फैक्टर रिलीज करने लग जाता है और उसमें हमको कौन सा फैक्टर याद रखना है, थ्रोम्बोस्पोर्डिन। तो ये भी एज ए सिग्नल काम करता है जो कि बताता है हमारे क्या बोलते हैं, इस सेल का, पर्टिकुलर सेल का हमें फैगोसाइटोसिस करवाना है। तो यहाँ पे हमारा एपोप्टोसिस वाला वीडियो खत्म होता है। होप करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आएगा। एक बार इसकी थ्योरी भी हम देख लेते हैं, अभी देखो थोड़ा थ्योरी व्योरी देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो हमें पता ही है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमने क्या किया था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, कोई एडल्ट, वो ओल्ड एज का पर्सन होगा, तो उसका क्या होगा, श्रिंकेज। तो पहले सेल श्रिंक होगा, फिर उसका जो न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन है वो थोड़ा कम काम करेगा, यानी कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। और लास्ट में एपोप्टोसिस होना है तो फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। अब ये कहाँ कहाँ होता है, इसका सिग्निफिकेंस का ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस दो तरीके से होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। 90% ऑफ द टाइम यही होता है और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अंदर क्या होगा, जो साइटोक्रोम C होगा वो एपैफ, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर से बाइंड कर जाएगा और फॉर्मेशन करेगा एपोप्टोजोम का।
जो कि एक्टिवेट कर देगा कैस्पेस को। देखो अपोप्टोसिस कराना है तो कैस्पेस का एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे हो रहा है, इंट्रिंसिक के अंदर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोजोम की वजह से, और वहाँ पे क्या हो रहा है, FADD के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डेथ लिगेंड जो कि प्रेजेंट है लिम्फोसाइट पे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो हमारा डेथ लिगेंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट के ऊपर बाइंड कर जाता है अपने रेस्पेक्टिव डेथ रिसेप्टर से, जो कि जिस भी सेल का अपोप्टोसिस कराना है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होना चाहिए। फिर होगा इसका एक्टिवेशन, किसका, कैस्पेज 8 का। कैस्पेज 8 देखो कुल मिला के कैस्पेज का एक्टिवेशन कराना है। अगर इंट्रिंसिक में है तो बाय फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोजोम जो कि कॉम्बिनेशन से बना है साइटोक्रोम C और APAF1 के, और एक्सट्रिंसिक के जो कि बना है FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ लिगेंड, डेथ डोमेन। अब यहाँ पे अपना जो कैस्पेज 8 है वो एक्टिवेट होगा। कैस्पेज 8 तो क्या था, इनिशिएटर, जो कि आगे एक्टिवेट कर देगा डाउनस्ट्रीम कैस्पेजेस को, यानी कि जो इसके एग्जीक्यूशनर्स है, और लीड कर देगा सेल की डेथ को। अब ये रेगुलेट होता है बाय सम फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं एपोप्टोटिक फैक्टर्स। क्या हो सकते हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर, क्या आते हैं हमने पढ़ चुके हैं। और इसका पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। कैंसर सेल को, ऑटो इम्यून डिजीज, न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर, इस्चेमिक इंजरी, वायरल इन्फेक्शन, इन सभी को जो अपोप्टोसिस, इन सभी कंडीशंस के अंदर अपोप्टोसिस एज ए मेथड ऑफ सेल डेथ यूज होता है। और इनके अलावा ये जो एग्जाम्पल है ये तो मैंने बताए थे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।